Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 9th of October 2023. First news is regarding अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया था 6.3 मैग्नीट्यूड का और जिसकी वजह से यहाँ पर 2000 लोगों की जान जा चुकी है। रीज़न क्या है इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने का अफ़गानिस्तान में? तो बेसिकली जो अफ़गानिस्तान में माउंटेनियस रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं वो इतने डेडलीस्ट हो जाते हैं। तो मोर देन 2000 पीपल वर किल्ड इन अर्थक्वेक्स in Afghanistan and over 9,000 injured, the Taliban administration said on Sunday। यहाँ पर एक सिटी अफ़गानिस्तान का मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रॉब्लम्स के लिए, हेरात। तो हेरात अफ़गानिस्तान में, वैसे भी ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट आ गई है जिसकी वजह से ये सारे ही सिटीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, जैसे कि हमने मज़र शरीफ पढ़ा था। तो हेरात वगैरह आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हेरात का मेंशन है। टेंशंस एट लेबनान बॉर्डर टू। तो अगर हम बात करें तो इज़राइल ने ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दिया है पैलेस्टीन के साथ और मेनली यहाँ पर हमास के साथ, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं वो तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स ही कर रहे हैं। तो टेंशंस एट लेबनान बॉर्डर टू, इज़राइल ट्रेड्स फायर विद हिजबुल्ला। तो अगर हम हिजबुल्ला की बात करें तो ये क्या है, तो ये एक आर्म्ड ग्रुप है जिसको कि ईरान बैक करता है। तो ये लेबनान में एक आर्म्ड ग्रुप है जिसको कि ईरान बैक करता है। अगर हम इज़राइल की बात करें और इज़राइल और लेबनान, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ एरियाज़ है जो कि लेबनान का इज़राइल ने पहले से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहाँ पर कुछ उन एरियाज़ के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इज़राइल हैज़ हेल्ड शीबा फार्म्स अ 39 स्क्वायर किलोमीटर पैच ऑफ लैंड सिंस 1961। और सीरिया और लेबनान दोनों ही क्लेम करते हैं कि जो शेबा फार्म्स है ये लेबनीज़ है, ठीक है। ये एरिया लेबनान का है और इसको इज़राइल ने यहाँ पर कैप्चर कर रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। 1967 से ही कैप्चर कर रखा है। तो हिजबुल्ला क्या है और ये शीबा फार्म एरिया क्या है, हेरात क्या है, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिजबुल्ला विच इफेक्टिवली कंट्रोल सदर्न लेबनान सेड ऑन सैटरडे इट वाज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीडर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स एंड दैट इट सॉ पैलेस्टीनियन अटैक्स ऑन द इजराइल एज अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स टू इजराइल कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन एंड अ मैसेज टू दोज जो कि नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं इजराइल के साथ। तो इनका बेसिकली ये कहना है कि इजराइल ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टीन की ज़मीन को। तालिबान हॉल्ट अफगान काउंसलर सर्विसेज इन वियना एंड लंदन। तो तालिबान ने बेसिकली अपनी काउंसलर सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है दो अफगान एम्बेसीज़ में, एक तो लंदन और एक वियना में, क्योंकि इसका ये कहना है तालिबान का कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोऑपरेशन नहीं जो भी काबुल की अथॉरिटीज़ है उनके साथ। कैलिफोर्निया गवर्नर वीटोज बिल दैट बैंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली जो कैलिफोर्नियन गवर्नर हैं इनका ये कहना है कि पहले से हमारे पास ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया जाता है। वहाँ पर ऐसे डायरेक्टली वर्ड नहीं लिखा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन एंसेस्ट्री बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया जाता है। तो बेसिकली इनका ये कहना है उसमें ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड हो जाता है, हमें एक नया बिल उसके लिए लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फूड इन्फ्लेशन लिमिटेड टू दाल रोटी, वाई गवर्नमेंट पॉलिसी में नीड चेंजेस। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन 6.8% है, फूड इन्फ्लेशन 9.9% हायर है। तो बेसिकली फूड इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, रिटेल इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है, तो सीरियल्स में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पल्सेस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। A closer look, however, shows food inflation being increasingly driven by two items। तो पहला सीरियल्स 11.9%, pulses 13%। तो इन दोनों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑथर ने टमाटो का एग्जांपल दिया कि 130 रुपये किलो थे, फिर कम होकर 40 रुपये किलो हुए, अभी 20 रुपये किलो हो गए। तो हमें जब वेजिटेबल्स में इन्फ्लेशन कम दिखेगा तो इसका इम्पैक्ट हमें सीरियल्स और पल्सेस पर भी दिखेगा। तो इफ़ प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव already started correcting, it reduces food inflation essentially to dal and roti. This has implications for the RBI's and the government's strategy कि जो food inflation है उसको कम रखा जा सके, वैसे भी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो मोस्ट गवर्नमेंट क्या करती हैं, ये कंज्यूमर्स को प्रिविलेज करने लगती हैं ओवर प्रोड्यूसर्स। जैसे कि हम बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देती है और जिसकी वजह से कंज्यूमर को तो सस्ते दामों में मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो फार्मर्स होते हैं उनको नुकसान होने लगता है, उनको जो प्राइस मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट गलती करती है एक्चुअली कि आप कंज्यूमर्स को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में प्रोड्यूसर्स का नुकसान करा देते हो। फिर वेजिटेबल ऑयल्स की बात की गई है। हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सोयाबीन हैज़ बेयरली स्टार्टेड।
बट द ऑयल सीड इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो द गवर्नमेंट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम के ऊपर ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि बम्पर क्रॉप हुई है। और बम्पर क्रॉप के अलावा एक और चीज़ क्या की है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। आपने सुना भी होगा कि हम बेसिकली पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सब कुछ इंपोर्ट ही करते हैं। तो पहले से इंपोर्ट की वजह से यहाँ पर ज़्यादा था और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया है। तो बम्पर क्रॉप अपार्ट, अ मेजर रीज़न फॉर द बेयरिश मार्केट सेंटिमेंट हैज़ टू डू विद रिकॉर्ड इंपोर्ट्स ऑफ द एडिबल ऑयल। रीज़न क्या है कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगाया जाता है। जो सोयाबीन है उसके ऊपर सिर्फ 5.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। तो या तो इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहिए अगर प्रोडक्शन आपकी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस जो है वो स्टेबल रह सके। द सेकेंड आइटम मिल्क। तो मिल्क की बात करें तो अक्टूबर मार्च जो होता है ये फ्लश सीजन होता है। रीज़न क्या है? टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिल्क है उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है। फॉडर जो है ये ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रो एंड फीड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले खरीफ क्रॉप यहाँ पर हार्वेस्ट हुई होती है। तो लास्ट सीजन सॉ क्वाइट द ऑपोजिट, लेकिन इस बार यहाँ पर मिल्क में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो की टेक अवेज क्या है? तो करंट स्लेज हैमर अप्रोच जो गवर्नमेंट की है कि कंज्यूमर को चीज़ें सस्ते में मिलनी चाहिए, भले ही प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो जाए। ये कुछ स्टेट्स में बैकफायर कर सकता है जहाँ पर फार्मर्स एक डिसाइसिव वोट बैंक है। तो करंट स्लेज हैमर अप्रोच ऑफ ब्रिंगिंग डाउन फूड इन्फ्लेशन एट ऑल कॉस्ट कैन पॉलिटिकली बैकफायर इन स्टेट्स जहाँ पर फार्मर्स एक डिसाइसिव वोट बैंक है। नेक्स्ट है यम किपुर वॉर। तो ये हम वॉर क्यों डिस्कस करें? क्योंकि इस वॉर के साथ पैरेलल ड्रॉ किए जा रहे हैं, जो कि करंट यहाँ पर वॉर हो गई है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। तो अटैक बाई हमास ऑन इजराइल इज बीइंग कंपेयर टू द यम किपुर वॉर फॉट 5 डेकेड्स अगो। तो इस वॉर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक तरफ इजराइल था इस वॉर में, दूसरी तरफ इजिप्ट और सीरिया थे, जो कि 1973 में वॉर हुई थी। इससे पहले 3 वॉर हो चुकी थी, 1949, 56, 67। तीनों में ही यहाँ पर इजराइल ही जीता था। तो इट इज़ ऑल्सो called the fourth Arab Israeli war coming after 3 wars in 1949, 56, 67। तो डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी 6 डे वॉर ऑफ 1967। तो इजराइल को एक ऑरा मिल गया था कि इजराइल को कोई हरा ही नहीं सकता, इनविंसिबिलिटी का ऑरा। एंड ऑल्सो कैप्चर टेरिटरीज फ्रॉम इट्स नेबर, जैसे कि गोलन हाइट्स ले लिया था सीरिया का, सनाई पेनिनसुला ले लिया था इजिप्ट का। तो इजराइल ने बहुत सारा एरिया भी ऑक्यूपाई कर लिया था इन दूसरे कंट्रीज़ का। तो बेसिकली ये जो इजराइल की इमेज बन गई थी कि इसको कोई हरा नहीं सकता, तो इसीलिए जो इजिप्ट और सीरिया हैं इन्होंने डिसाइड किया कि हम सरप्राइज अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर। कॉट बाई सरप्राइज इजराइल टुक टाइम टू मोबिलाइज इट्स ओन सोल्जर्स, मैनी ऑफ हुम वर ऑन लीव, क्योंकि यौम किपुर था या तो डे ऑफ अटोनमेंट, जो कि होलीस्ट डे होता है जुडाइज़म में। ठीक है, तो इनका एक इंपॉर्टेंट डे था और उसी में ये अटैक कर देते हैं इजिप्ट और सीरिया वाले। जो यूएस और सोवियत यूनियन है ये अपने एक को सपोर्ट करने लगते हैं। यूएस यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करता है, सोवियत यूनियन यहाँ पर इजिप्ट और सीरिया को सपोर्ट करते हैं। इस वॉर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? इस वॉर का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इजराइल को अपने ट्रूप्स मोबिलाइज करने में टाइम लगता है। दो यहाँ पर सीज फायर हो जाता है, लेकिन जो इजराइल का इनविंसिबिलिटी वाला ऑरा था उसके ऊपर एक डेंट लग जाता है। सीज फायर के बाद यहाँ पर पीस प्रोसेस शुरू होता है। 1978 का डेविड अकॉर्ड होते हैं, कैंप डेविड अकॉर्ड्स, जिसमें जो सनाई पेनिनसुला होता है ये इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है और इजिप्ट पहला अरब देश बनता है जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है एज अ स्टेट। द 1979 इजिप्शियन इजरायली पीस ट्रीटी वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन अरब कंट्री रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज अ स्टेट। लेकिन सीरिया को ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होता है। वाई इज़ द करंट वायलेंस बीइंग कंपेयर टू द यौम किपुर वॉर? क्यों कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि सेम यहाँ पर सरप्राइज अटैक किया गया। ये भी यहाँ पर इजरायली के लिए इंपॉर्टेंट डे था, सिमचत तोरा, जो कि बेसिकली एंड होता है ऑफ द एनुअल साइकिल ऑफ द पब्लिक तोरा मीटिंग्स, पब्लिक तोरा रीडिंग्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट डे था इजराइल के लिए और सरप्राइज अटैक होता है जिसकी वजह से यहाँ पर पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आर्क ऑफ इंडियाज टाइज विद इजराइल। तो इजराइल के साथ हमारे टाइज कैसे रहे? तो बेसिकली पहले हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था और हम इजराइल को एक ऑक्यूपायर मानते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि इजराइल ने हमें कैसे सपोर्ट किया। इजराइल ने हमें 1962 के वॉर में सपोर्ट किया, इजराइल ने हमें कारगिल वॉर में सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हमने इजराइल को देखा है कि हम इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इजराइल के साथ भी खड़े होते हैं। तो ये बताया गया। तो अभी जो हमारी पॉलिसी है वो एक्चुअली डी हाइफिनेशन की पॉलिसी है कि अगर हम इजराइल के साथ बात करें इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैलेस्टीन के अगेंस्ट जा रहे हैं या हम पैलेस्टीन के साथ इंगेज हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इजराइल के साथ अगेंस्ट जा रहे हैं। बेसिकली हम दोनों को इंडिपेंडेंट तरीके से डील करेंगे। तो ये होती है डी हाइफिनेशन पॉलिसी। तो इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर जो इंडिया की पॉलिसी है ये है डी हाइफिनेशन की पॉलिसी की हमने बेसिकली रिलेशंस को डी हाइफिनेट कर दिया है। इजराइल के साथ इंगेजमेंट हम इंडिपेंडेंट तरीके से कर रहे हैं और वैसे ही अगर हम पैलेस्टीन के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं तो उसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है।
एज हमास जो कि मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा पट्टी को रूल करता है माउंटेड वन ऑफ द मोस्ट ऑडाशियस अटैक्स ऑन इजराइल, मैनी हैव कॉल्ड इट द वर्स्ट इनसाइड द जूइश स्टेट्स टेरिटरी सिंस इट्स क्रिएशन इन 1948। तो बाकी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड हैं और ये टेररिस्ट अटैक है। तो ऑथर का ये कहना है, इसका मतलब ये है कि हम इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं और हम इजराइल के साइड खड़े हैं। इन द ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इंडिया का पॉलिटिकल एटीट्यूड ये था कि कोई भी देश यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर नहीं बन सकता है। तो जो बेसिकली यहाँ पर टू नेशंस का आइडिया था कि एक पैलेस्टीन होगा एक इजराइल होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उस समय के लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। वाइल दे हैड सिंपैथी फॉर द ज्यूज, बोथ वर ऑफ द व्यू दैट एनी स्टेट जो कि रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी के ऊपर बेस्ड है ये सस्टेन नहीं कर सकता है मॉरल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स। तो वैसे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी रिलीजन के बेसिस पर ही बना था। तो बेसिकली इनके व्यू पॉइंट इसी सिंक में थे कि जो भी यहाँ पर नेशन रिलीजन के बेसिस पर बन रहा है वो सस्टेन नहीं कर सकता है ऑन द मॉरल एंड द पॉलिटिकल ग्राउंड्स। फिर इंडिया की जो पोजीशन थी विद रिगार्ड टू पैलेस्टीन वाज आल्सो गाइडेड, जो कि जनरल कंसेंसस था अरब वर्ल्ड में, तो अरब वर्ल्ड यहाँ पर सपोर्ट करता था पैलेस्टीन को, यूनाइटेड नेशंस। व्हेन द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन प्लान वाज पुट टू वोट एट द यूएन, इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया था अलॉन्ग विद द अरब कंट्रीज। जब इसराइल ने यूएन के एडमिट होने के लिए यूएन में अप्लाई किया तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट भी वोट किया था। न्यू दिल्ली हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड इजराइल 1950 को, जब 2 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो पहले मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद हमने रिकॉग्नाइज किया, जो कि टर्की और ईरान थे। इन द लेट 1960s एंड द 70s विद द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंडर यासिर अराफत थी, तो इंडिया ने अपनी इंगेजमेंट को डेवलप करना शुरू किया और ये जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल ग्रुपिंग है इसके साथ ही हमने इंगेजमेंट स्टार्ट किया। वेल इंडिया वाज वन ऑफ द लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज इजराइल, हम पहले नॉन अरब स्टेट थे टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर अंडर इंदिरा एंड राजीव गांधी, तो इंदिरा गांधी जब यहाँ पर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आती हैं तो ये भी पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को सपोर्ट करती हैं। फिर राजीव गांधी की भी यहाँ पर सेम अप्रोच रहती है। ग्राउंड शिफ्ट्स, तो ग्राउंड कैसे कैसे शिफ्ट होना शुरू हुए, तो बेसिकली अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था 1962 वॉर में, और ये जो अरब कंट्रीज़ थे ये अरब कंट्रीज़ ने एक्चुअली न्यूट्रल पोजीशन को सपोर्ट किया था। अगर हम बात करें तो हम क्यों नहीं पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हो रहे थे और क्यों इजराइल के अगेंस्ट जा रहे थे, बेसिकली अरब वर्ल्ड के साथ हम अपने रिलेशंस को सही रखना चाहते थे, लेकिन जो अरब कंट्रीज़ हैं हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अरब कंट्रीज़ यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। हाउएवर बाय दिस टाइम देयर वर क्रिटिक्स ऑफ न्यू दिल्लीज पैलेस्टीन पॉलिसी एंड इट्स आउटराइट सपोर्ट टू द अरब वर्ल्ड विद इन इंडिया। द अरब कंट्रीज न्यूट्रल पोजिशन ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर एंड द सपोर्ट टू द पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 and 71 wars did not go down well with the many including the BJP. On the other hand, इजराइल ने इंडिया को हेल्प किया था आर्म्स और एमिनेशन के साथ इन द 1962 एंड द 1965 वॉर। फिर वेस्ट एशिया में भी चीज़ें बदलने लगी जब इराक ने कुवैत को इन्वेट किया और पीएलओ ने सपोर्ट किया था सद्दाम हुसैन को। अराउंड दैट टाइम सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और जिसकी वजह से इंडिया को अपनी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़े। तो इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए इजराइल के साथ डेज आफ्टर द चाइनीज इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद तेल अवीव। फिर ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट होती है 2017 में, जो कि काफ़ी विजिबल विजिट थी। और इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पैलेस्टीन को विजिट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली इजराइल को विजिट करते हैं, लेकिन उसके बाद 2018 में वो पैलेस्टीन को जब विजिट करते हैं तो वो इजराइल में नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डीहाइफिनेशन ऑफ द टाइज हो चुका है। तो मोदी लेटर विजिटेड पैलेस्टीन इन February 2018 बट डिडंट विजिट इजराइल, अचीविंग अ कंप्लीट डीहाइफिनेशन ऑफ द टाइज। नेक्स्ट है आदित्य L1। तो आदित्य L1 के बारे में बताया गया कि बेसिकली जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। तो जो करेक्शन है एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर समय लगता है और जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी मैनूवरिंग करनी पड़ती है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन संडे अनाउंस्ड कि बेसिकली यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैनूवर किया गया है फॉर द आदित्य L1। L1 लैग्रेंजियन पॉइंट है जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल है ये बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है, फ्यूल भी कम ज़रूरत पड़ती है। द आदित्य L1 is to undertake a 110-day journey through space, one of the longest for an Indian spacecraft since the 2013-14 Mars mission। ठीक है, तो आपको आदित्य L1 के बारे में पता होना चाहिए। अभी चंद्रयान आया था इस बार आई थिंक पेपर में, तो आदित्य L1 नेक्स्ट ईयर बिल्कुल आ सकता है। वॉट आर ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैनूवर्स, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आदित्य L1 को हमें L1 पॉइंट पर लेकर जाना है। देयर इज़ अ प्रोविजन इन द मिशन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ मैनूवर कि अगर थोड़ा भी यहाँ पर पाथ इधर उधर होता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री को करेक्ट किया जा सके, तो उसको बोलते हैं ट्रिम मैनूवर। और ये चंद्रयान 1 में भी था, सारे मिशन प्लान्स में होता है कि आप बेसिकली यहाँ पर मैनूवर कर सकते हो। कैसे मैनूवर किया जाता है, तो इंजन्स को फायर करके मैनूवर किया जाता है। व्हाट इज़ द ऑर्बिट दैट आदित्य L1, तो ये जो ऑर्बिट है
उसकी बात की गई तो आदित्य L1 विल कैरी आउट अ मैनूवर टू इनेबल इट टू ऑर्बिट अराउंड L1 जो कि बैलेंस्ड ग्रेविटेशनल लोकेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। नेक्स्ट डायलॉग टॉप प्रायोरिटी वांट पीपल टू फील सिक्योर अगेन। तो यहाँ पर जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं इनका इंटरव्यू लिया था इंडियन एक्सप्रेस ने। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो भी मणिपुर में हो रहा है ये एथनिक स्ट्राइफ की वजह से नहीं है, ये है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि ड्रग इकॉनमी है, इलीगल लोग आते रहते हैं, रेफ्यूजीज आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी ये जो इशू था कि यहाँ पर जो मैतईज हैं उनको क्या यहाँ पर स्टेटस देना चाहिए शेड्यूल ट्राइब का, तो इनका ये कहना है कि ये जो ट्रिगर कहा जा रहा है कि ये ट्रिगर था, एक्चुअली तो ये ट्रिगर नहीं था, इसकी वजह से नहीं हुआ था ये जो भी यहाँ पर वायलेंस हुआ है। ही डिसमिस द मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द मैथई डिमांड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट एज द ट्रिगर बिहाइंड द May 3 वायलेंस, स्टेटिंग दैट हिज गवर्नमेंट हैड नॉट एक्टेड ऑन द कोर्ट ऑर्डर। तो कोई भी रीज़न नहीं है कुकीज़ को कि कुकीज़ बेसिकली इस तरीके से पॉट अप हो जाते, ये सब कुछ इनका कहना है। बाकी इन्होंने खास कुछ बातें कही नहीं है, यही कहा है कि एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से है। द इजरायली गवर्नमेंट फॉर्मली डिक्लेयर्ड वॉर। तो ये तो हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द इजरायली गवर्नमेंट। सिक्किम में फ्लैश फ्लड आ गया था, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, कौन सा डैम था, क्या रीजंस हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे नहीं। डिकोडिंग राजस्थान सीएम्स कास्ट सर्वे डिसीजन। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स अब यहाँ पर कास्ट सर्वे करने की बात कर रहे हैं। बिहार ने किया, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान भी कह रहा है कि वो कास्ट सर्वे करेगा। छत्तीसगढ़ ने भी कहा है कि वो अगर कांग्रेस वापस से पावर में आती है तो यहाँ पर कास्ट सर्वे होगा। तो वही बात है कि यहाँ पर कास्ट सर्वे करने की बात की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल डिवाइस बिग डील। तो कभी भी आप एयर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो तो आप इस डिवाइस का मेंशन कर सकते हो। तो बिहार एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए एक सेंसर से बेसिकली यहाँ पर IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है बिहार गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने, और इन सेंसर्स को बहुत सारे सिटीज़ में लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दरभंगा की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सीवियर एयर क्वालिटी रहती है, जैसे कि हमें दिल्ली पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीवियर एयर क्वालिटी रहती है, लेकिन जो बिहार के कुछ सिटीज़ हैं जो यूपी के हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। द डिवाइस पावर्ड बाई ए स्मॉल सोलर पैनल मॉनिटर्स एयर पोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स। विद दीज सेंसर्स बिहार विल हैव मोर डेटा दिस विंटर दैन इट एवर डिड बिफोर ऑन इट्स एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। अ ट्रैजिक रिटर्न। तो सेम यहाँ पर हमास ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। गेम्स टू रिमेंबर। तो एशियन गेम्स में इंडिया ने 107 मेडल्स जीते हैं। तो ऑथर ने यही कहा है कि हमने ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में जो हम मेडल्स जीते थे वो तो हमने जीते ही जीते हैं, इसके अलावा हमने माइट ऑफ सुपर पावर्स के अगेंस्ट भी मेडल्स जीते हैं बहुत सारे गेम्स में। बाई विनिंग 107 मेडल्स एट द हांगझू एशियन गेम्स, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंटर्ड द एलीट स्पोर्टिंग क्लब, जिनके पास 3 डिजिट टैली है। ऑफकोर्स यहाँ पर चाइना तो बहुत आगे है, चाइना ने यहाँ पर 200 गोल्ड्स। चाइना इज़ इन अ डिफरेंट लीग, लेकिन हमारी भी स्टार्ट कुछ कम नहीं है, तो हमारी स्टार्ट अच्छी है। फिर ये बताया गया है कि यहाँ पर मणिपुर अभी भी बर्न कर रहा है। तो बाकी यहाँ पर जो अरुणाचल हैं दे वुड डिनाइड अ चांस टू कॉम्पीट बाई चाइनाज स्टेपल वीज़ा पॉलिसी। तो कभी भी आप इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो आप चाइना का ये वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जो भी अरुणाचल के लोग होते हैं अगर वो चाइना जाना चाहते हैं तो उनको जो वीज़ा दिया जाता है वो एक्चुअली स्टेपल्ड होता है, जिसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं कि आपने वहाँ पर विजिट किया था। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि चाइना ये मानता है कि अरुणाचल हमारा ही पार्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर द राइज ऑफ सर्विसेज। तो ये बताया गया कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर वो बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। अब किस तरीके से राइज कर रहा है, कैसे पता चल रहा है राइज कर रहा है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है GCC। GCC क्या होता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या हैं? जो पहले टेक सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, IT सपोर्ट प्रोवाइड करते थे अपनी पेरेंट MNC कंपनीज को, लेकिन एक्चुअली ये अब आगे बढ़ चुके हैं। अभी ये हायर वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि लीगल, ऑडिट, डिजाइन एंड R&D। तो आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो GS3 में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये पहले कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, नाउ दे हैव मूव्ड अप द लैडर और ये अब हायर वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ये कहा गया कि इंडिया को पहले कॉल सेंटर समझा जाता था जो कि सिर्फ BPO सर्विसेज प्रोवाइड करता था, लेकिन आज हम होस्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, लीगल, HR टू बिजनेस डेवलपमेंट, डिजाइन एंड R&D, एंड द लिस्ट इज ओनली इंक्रीजिंग। फिर ये बताया गया कि अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, बाई इनेबलिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स टू गेन द एडवांटेजेस लार्जेस्ट वन बेनिफिट फ्रॉम देयर इंसेंटिवाइज की एक्सपेंड करें। और हमें ज़रूरत है कि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं ये कॉम्पीट कर सके, क्योंकि हमें जॉब्स क्रिएट करनी है। वी टेक अ लुक एट द इकॉनमीज जिनका शेयर ग्लोबल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा है, और हमने देखा कि जब आप एक बैरियर को क्रॉस कर लेते हो उसके बाद आपकी सर्विसेज जो हैं वो बढ़ती ही चली जाती हैं। वंस अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स इन अ स्पेसिफिक सेक्टर रीच अ सर्टेन साइज, देयर आर बोथ पुल एंड पुश फैक्टर्स, और जिसकी वजह से और ज़्यादा हायर ग्रोथ होती है।
ऐश्वर्याज मैरी डिफाइंस, तो इसमें ये बताया गया है कि जो विमेन हैं इनको फेस करना पड़ता है एजिज्म, सेक्सिज्म, बस 2 ही पॉइंट बताए गए, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर मडोना के साथ क्या हुआ, ऐश्वर्या राय के साथ क्या हुआ, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हाँ, विमेन 2 प्रॉब्लम फेस करती है, तो विमेन तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट ऑफ द पॉइंट्स में आप लिख सकते हो एजिज्म, सेक्सिज्म, ये सब कुछ विमेन फेस करती हैं। द ट्वेन डू नॉट मीट, तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो खालिस्तान की डिमांड है ना, ये आपको सिख डायस्पोरा में ही दिखेगी, लेकिन जो एक्चुअली सिख्स रहते हैं पंजाब में, उनमें ये कोई डिमांड नहीं है कि उनको खालिस्तान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब इस सिख डायस्पोरा में क्यों दिखती है, क्योंकि इनके अंदर जो सेकुलर आइडेंटिटी वो आ नहीं पाई है, इनको उसी तरीके से सोशलाइज किया गया है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड रहती है। तो डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड द कैनेडा ओवर द किलिंग ऑफ ए प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट, जो कि वही हरदीप सिंह निज्जर था। Why do dramatically divergent views continue to exist in a section of the diaspora Punjab and Indian Punjab? तो डायस्पोरा पंजाब की अगर हम बात करें तो एक्चुअली यहाँ पर ऑथर ने 3 पंजाबीज़ की बात की, एक तो डायस्पोरा पंजाब, एक इंडियन पंजाब, एक पाकिस्तान पंजाब। जो डायस्पोरा पंजाब है वहाँ पर आपको रेडिकल ग्रुप्स मिल जाएंगे, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि उनको सूट करते हैं और जिसकी वजह से वो स्लोगन डिवाइसिवनेस को बहुत ज़्यादा फ्यूल करते हैं। दे फंक्शन एज एन एक्सक्लूसिव ग्रुप, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाए कैनेडियन सोसाइटी में, इवन एज पॉलिटिकली दे आर वेल इंट्रेंच्ड, और बैलेंस ऑफ पावर भी ये होल्ड करते हैं एज इन द प्रेजेंट रजीम, जैसे कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जगमीत सिंह की है, और ये एक प्रो खालिस्तान ग्रुप है। इन डायस्पोरा पंजाब आर्टिकुलेशंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करता है विद असर्शन फॉर अ सेपरेट खालिस्तान। लेकिन इंडियन पंजाब की बात करें तो हिस्ट्री हैज़ मूव्ड ऑन, ब्लू स्टार के बाद ये मार्कर बन चुका है नीड फॉर रिस्पेक्टिंग रिलीजियस ग्रुप्स, तो यहाँ पर रिलीजियस ग्रुप्स को रिस्पेक्ट करना है, सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री को रिस्पेक्ट करना है। अनलाइक डायस्पोरा पंजाब, जो इंडियन पंजाब है, इसने एक सेकुलर पंजाबी आइडेंटिटी को नर्चर किया है जो कि को एग्जिस्ट करती है विद असर्शंस ऑफ रिलीजियोसिटी, लेकिन यहाँ पर कोई खालिस्तान की डिमांड नहीं है। ऑन द अदर हैंड आर्टिकुलेशन ऑफ द पंजाबी आइडेंटिटी इज येट टू टेक ऑफ इन कैनेडा एंड डायस्पोरा रिमेन्स ईदर सिख और नॉन सिख, तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो क्या करने की ज़रूरत है, वायलेंस को डीलेजिटिमाइज करने की ज़रूरत है, रीस्टोरेटिव जस्टिस को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टोरी ऑफ वसीली आर्किपॉव, तो एथिक्स में आप इस इंसान का मेंशन ज़रूर कर सकते हो, नॉन वायलेंस पे बेसिकली आप महात्मा गांधी जी की लिखते हो एग्जाम्पल, लेकिन ये इंसान भी लिख सकते हो, इसने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अवॉइड करने में कि 3rd वर्ल्ड वॉर ना हो, उसके लिए इस इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इंसान का रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली एक सबमरीन थी, सबमरीन का नाम था B-59। तो एक्चुअली जो सबमरीन थी ये वाटर में थी, अभी वाटर में और डेप्थ में जा रही थी सिग्नल्स की वजह से। अब एक पॉइंट पर जो भी यहाँ पर सबमरीन्स में 3-4 ऑफिशियल्स होंगे, इनको ये लगा कि वॉर हो चुका है और हमें यहाँ पर मिसाइल्स को लॉन्च करना चाहिए, लेकिन जो प्रोसीजर था वो ये था कि 3 लोगों को हाँ कहना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर ऑल आउट वॉर ये डिक्लेयर करेंगे यहाँ से और मिसाइल्स को लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 2 लोग तो हाँ बोल देते हैं, लेकिन ये इंसान होता है वसीली आर्किपॉव, ये हाँ बोलने से मना करता है, कहता है कि हमें वेट करना चाहिए, अभी हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, देखते हैं। तो एक्चुअली जो अगर हम बात करें तो जो लीडर्स थे वो तो वापस जा ही रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर USA जो था और यहाँ पर रशिया जो था, और इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है वसीली आर्किपॉव। एक बार हम देख लेते हैं डिटेल में। तो आर्किपॉव वॉज अ सोवियत नेवल ऑफिसर जिसको कि क्रेडिट किया गया कि इसने न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट किया बिटवीन द US एंड द USSR, जिसकी वजह से यहाँ पर 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता था। 1 दैट वायलेंस एंड नॉन वायलेंस आर नॉट बाइनरी ऑपोजिट्स, बेसिकली स्पेक्ट्रम है जिसमें लोग कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं, कभी वायलेंस करते हैं, कभी नॉन वायलेंस करते हैं। 2 that the courage and the clear-sightedness of a single individual can sometimes make an epochal difference, जैसे कि इस इंसान की वजह से हुआ इतना बड़ा डिफरेंस, और अगर वो इंसान स्टेट स्ट्रक्चर में तब तो वो बहुत डिफरेंस कर सकता है। आर्किपॉव वॉज अ कॉमोडर ऑफ अ सोवियत फ्लोटिला एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डीजल पावर्ड सबमरीन B-59 जो कि सबमर्ज थी नियर क्यूबा इन अक्टूबर 1962। ये समय था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का बिटवीन US एंड द सोवियत यूनियन। ऑन अक्टूबर 27 US नेवी डिस्ट्रॉयर्स ने डिटेक्ट किया था कि भाई सोवियत सबमरीन जो है ये प्रेजेंट है, तो US को पता चल गया था कि यहाँ पर जो क्यूबा के पास यहाँ पर सोवियत सबमरीन्स हैं, और जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो ड्रॉप होना शुरू हो गए। डेप्थ चार्जेस टू फोर्स द सोवियत सबमरीन्स टू सरफेस, कि अगर सिग्नल्स ड्रॉप होंगे तभी ये जो सबमरीन से सरफेस पर आएंगी, और ये जो सिग्नल से लगातार ड्रॉप होते जा रहे थे। बाई देन द सोवियत सबमरीन्स हैड गॉन फॉर मेनी डेज विदाउट रेडियो कॉन्टैक्ट विद मॉस्को, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स तो ड्रॉप हो चुके थे। सम ऑफ द सोवियत नेवल ऑफिसर्स इंटरप्रेटेड द ड्रॉपिंग ऑफ द डेप्थ चार्जेस कि ये सिग्नल है कि वॉर ब्रोक हो चुका है। द कैप्टन ऑफ B-59 इंसिस्टेड कि ये टाइम है कि इनको न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च कर देना चाहिए। फॉर्चुनेटली सोवियत नेवल प्रोटोकॉल में ये था कि 3 ऑफिसर्स ऑन बोर्ड पर ऑथोराइज करेंगे, उसके बाद ही न्यूक्लियर लॉन्च होगा, तो 2 तो फेवर में थे कि हाँ भाई लॉन्च कर दो। तीसरा यही इंसान था आर्किपॉव एज चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द ब्रिगेड, जिसने कहा कि नहीं अभी लॉन्च करना नहीं है। तो आर्किपॉव हु हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग करेजियस फाइनली पर्सुएडेड द कैप्टन ऑफ द सबमरीन टू सरफेस, और अभी वेट करो फ्रॉम मॉस्को, जब मॉस्को से ऑर्डर आएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च करेंगे। विद वॉशिंगटन एंड मॉस्को
बोथ बैकिंग डाउन, तो दोनों ही बैक डाउन कर रहे थे और मिसाइल क्राइसिस एंड हो रही थी, तो B-59 वापस से सोवियत यूनियन चली गई। तो यही बताया गया कि इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म नॉन वायलेंस द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर ओपोनेंट थ्रू लव एंड कंपैशन। तो एथिक्स के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल नया एग्जाम्पल होगा, आप बिल्कुल कोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। मणिपुर बीजेपी लीडर्स हैव डाउट टू आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट। तो ये यूनियन की ड्यूटी है कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी गवर्नमेंट है हर स्टेट की ये प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। यूके टू स्टार्ट नेक्स्ट राउंड ऑफ FTA टॉक्स। तो बहुत लंबे समय से FTA टॉक्स चल रही हैं, तो जब फाइनलाइज हो जाएगी तभी हम डिस्कस करेंगे। लोन्स फ्रॉम द सेंटर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर लोन्स जो सेंटर प्रोवाइड करे जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रॉन्ग है, वरना तो नहीं हो पाता, ये बात की गई है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, और अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। And if you like the analysis, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.